ये ठिठुरी हुई लंबी रातें कुछ पूछती हैं, ये खामोशी ये आवाज नुमा कुछ कहती है। सब अपने घरों में लंबी तान के सोते हैं और दूर कहीं कोयल की सदा कुछ कहती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो बीते एक साल में देश और दुनिया में काफी कुछ बदल गया। एक अनजान से वायरस ने पूरी दुनिया को नाक मुंह ढकने पर मजबूर कर दिया। कई देश तालाबंदी की राह पर चल पड़े ताकि बीमारी से बचा जा सके। इस दौरान अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह चौपट हो गई। पूरी दुनिया जो है वो उलट पलट गई, लेकिन भारत में मानो आम जनता के लिए हालात बद से बदतर हो गए। यहाँ सरकार ने नाक मुंह ढकने के साथ साथ आंखों पर भी पट्टी बांध ली है ताकि आम जनता उसे नजर ही नहीं आए। अच्छे दिन तो बीते 6 सालों में नहीं आए और जीवन में थोड़ा बहुत जो सुकून बचा हुआ था वो भी सरकार के मनमाने फैसलों के कारण धीरे धीरे जाता रहा। आपको याद होगा कि बीते साल इन्हीं दिनों देश की राजधानी दिल्ली का शाहीन बाग एक अभूतपूर्व आंदोलन का गवाह बना था। मोदी सरकार ने नागरिकता को लेकर ऐसा कानून बनाया जिससे लाखों लोगों को अपना और भावी पीढ़ियों का भविष्य खतरे में नजर आया। नतीजा ये हुआ कि जो महिलाएं अमूमन घरों में रहती थीं वो इस कानून के विरोध में सड़कों पर बैठ गईं और उनसे प्रेरणा लेकर देश में जगह जगह शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा हो गया। तब इन महिलाओं को भाजपा समर्थक और सरकार के अंधभक्त देश विरोधी बताने से बाज नहीं आए, बल्कि उनकी ईमानदारी और चरित्र पर सवाल उठाए गए। एक साल बाद अब दिल्ली की सीमाओं पर फिर आंदोलन का ही नजारा है। इस बार नए कृषि कानूनों के कारण हजारों किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अब उन्हें ही गलत बताने पर तुली हुई है। इधर देश में एक बार फिर भाजपा के विकल्प बनने और उसे कड़ी टक्कर देने की राजनीति भी शुरू हो गई है। सबकी निगाहें दरअसल शरद पवार पर है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा एक बार फिर साम दाम दंड भेद अपनाती हुई नजर आ रही है। तो आज आईने की नजर से आइए देखते हैं, समझते हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों की क्या है तकलीफ और कैसा है देश का राजनीतिक मिजाज। शुरुआत लेकिन करते हैं 2 हफ्ते से जारी किसान आंदोलन से। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त एक टापू जैसी बन गई है जिसके चारों ओर आंदोलित किसानों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कोरोना संकट के बीच बड़ी मुश्किल से आयोजित संसद सत्र में मोदी सरकार ने अपने बहुमत की ऐंठ दिखाकर 3 नए कृषि कानूनों को पारित करवा लिया, जिससे देश के किसान खुद को बेहद असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मंडी की व्यवस्था और एमएसपी दोनों कायम रहे, लेकिन सरकार इस बात का लिखित आश्वासन नहीं दे रही है। केवल मुंहजुबानी भरोसा दिला रही है कि हमने जो भी कानून बनाए हैं वो किसानों की कमाई बढ़ाएंगे। हालांकि किसान भी जानते हैं कि इससे उनकी रही सही आमदनी भी खतरे में पड़ जाएगी और मुनाफा केवल उद्योगपतियों का होगा। बीते 18 दिनों में कम से कम 11 किसानों की इस आंदोलन में जान चली गई, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और अब तो भाजपा सांसद और मंत्री सरेआम किसानों को नक्सलवादी, देश विरोधी, उग्रवादी बताने से बाज नहीं आ रहे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा है कि इस आंदोलन में वामपंथी अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के बयानों से जाहिर होता है कि सरकार को किसानों की नहीं बल्कि विरोधी दलों के एजेंडे की चिंता है। इससे पहले भी किसानों को खालिस्तानी कहा गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि वे विरोधी दलों के बहकावे में आ गए हैं। यानी सरकार सीधे सीधे किसानों की समझ पर उंगली उठा रही है। किसान भले ही किसी भी दल को वोट दें, लेकिन वे सारे देश के हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके उगाए अनाज से देश का पेट भरता है। उद्योगपतियों के चंदे के लालच में भाजपा को किसानों का दर्द नहीं दिख रहा और वो उन्हें भी अपनी राजनीति का मोहरा बना रही है। तो सरकार किसानों के साथ दुश्मन जैसा रवैया अपना रही है। आपको शायद याद हो कि 2014 में मोदी जी ने यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि जय जवान जय किसान अब मर जवान मर किसान बन चुका है। लेकिन अब खुद मोदी जी का रवैया भी किसानों और जवानों के साथ शायद ऐसा ही है। किसानों की मांग मानने की जगह सरकार वार्ताओं का दौर कर टाइम पास कर रही है। शायद सरकार सोचती है कि ठंड बढ़ती जाएगी और खुले में रहना मुश्किल होगा तो किसान अपने आप आंदोलन से छिटकते जाएंगे। लेकिन जैसा हौसला पिछले साल शाहीन बाग में देखने को मिला था वही अब भी देखने को मिल रहा है। लोगों का हुजूम किसानों का साथ देने के लिए पहुंच रहा है। आंदोलनकारियों की मदद के लिए कहीं लंगर चल रहे हैं तो कहीं स्वास्थ्य शिविर। सरकार के भक्तों को इसमें भी तकलीफ हो रही है कि किसानों के पैर क्यों दबाए जा रहे हैं या उनके खाने के लिए रोटी के साथ साथ पिज्जा की व्यवस्था क्यों की गई है। यह निम्न स्तरीय सोच बतलाती है दरअसल कि हम वर्ग भेद वाले समाज में कितना यकीन करते हैं। गरीब किसान पिज्जा खाए तो गलत और अमीर नेता सरेआम पार्टी करें तो उस पर वाहवाही। ये दोहरे मापदंड बताते हैं कि सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, वरना देश का गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर उद्योगपति अरबों में खेलेंगे।
जब से पूंजीवादी ताकतें देश की सत्ता पर हावी हो गई हैं, तब से ऐसे नियम कायदे बनने लगे जिससे कॉरपोरेट का मुनाफा होने लगा और खेती किसानी जैसे काम घाटे का सौदा बन गए। खेती से किसान तभी संपन्न होगा जब उसे उसकी फसल का सही दाम मिलेगा। अब तक सरकार एमएसपी की व्यवस्था कर उसे थोड़ी राहत देती थी, लेकिन अब नए कानूनों से छोटे किसानों के लिए जीवन मरण का सवाल खड़ा हो गया है। सार्वजनिक खरीद के अभाव में किसानों को फसल की कीमतों के लिए खुले बाजारों और वैश्विक उतार चढ़ाव की दया पर छोड़ दिया जाएगा, जिससे उद्योगपति अपने नियम बनाकर किसानों को लगभग अपना गुलाम बना लेंगे। किसानों को अभी भी कमीशन एजेंटों या व्यापारियों की चालाकी से नुकसान होता है, लेकिन कॉरपोरेट की असीमित ताकत के कारण जो नुकसान किसानों को होगा वो भयावह होगा। किसान पहले से अधिक कर्जदार होंगे और उनके पास अपनी जमीन को खोने का डर हमेशा बना रहेगा। बिना जमीन के किसान मजदूर बन जाएंगे और उनकी जमीन उद्योगपतियों के कभी न खत्म होने वाले लालच के लिए इस्तेमाल होगी। मोदी सरकार किस तरह खेती को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है, इसका ताजा उदाहरण पीएम मोदी का फिक्की की सालाना बैठक में दिया गया वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने उद्योगपतियों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि में निजी क्षेत्र की ओर से जितना निवेश होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से इस क्षेत्र में खड़ी दीवारों को हटाने का काम किया गया है। वैसे सरकार जिसे दीवार हटाने का काम कह रही है, दरअसल वो संविधान की भावना के विरुद्ध है। सरकार ने राज्यों से बिना सलाह मशविरे के नए कृषि कानून बना दिए और ये कानून राज्यों के सार्वजनिक खरीद के लिए मंडी की व्यवस्था यानी एमएसपी कानून के खिलाफ है। संविधान के मुताबिक राज्य सूची में सूचीबद्ध नियमों पर राज्य के कानून केंद्रीय कानूनों के ऊपर काम करते हैं। कृषि उपज बाजार समिति यानी एपीएमसी कानून मुख्य रूप से किसानों को समर्थन देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन नए कानून इस सुरक्षा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 38(2) कहता है कि हुकूमत को आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करना होगा और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना होगा। लेकिन नए कानून खेती को निजी घरानों के पास गिरवी रखकर देश को एक बड़े बाजार में तब्दील कर देंगे। तो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही सरकार के कारण देश के किसानों के भविष्य पर संकट छा गया है और वहीं सत्ता के लिए बढ़ते लालच के कारण संविधान की भावना पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल इसका ताजा उदाहरण है, जहां विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं, लेकिन उससे पहले न केवल राजनीतिक हिंसा का दौर बढ़ गया है, जबकि राज्य और केंद्र सरकारें एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रही हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन ही अभी एकमात्र विकल्प है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं, वो किसी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले यहां का सियासी पारा काफी चढ़ चुका है। बीजेपी और सीएम ममता बनर्जी के बीच टकराव की स्थिति यूं तो बहुत पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन हाल ही में बढ़ती राजनीतिक हिंसा से न केवल कानून व्यवस्था बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी चिंताजनक हालात बन गए हैं। कुछ दिनों पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल का दौरा किया तो उनके काफिले पर पथराव हुआ, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। हालांकि ममता बनर्जी ने उल्टा आरोप बीजेपी पर ही लगा दिया। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि भगवा पार्टी अगर बंगाल चुनाव जीतने में असफल रहती है तो वो मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की हत्या तक करवा सकती है। जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता के खिसकते जनाधार की वजह से टीएमसी ऐसे कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचातानी खत्म ही नहीं हो रही है और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल के नड्डा प्रकरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में सेवारत भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 3 अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर अपनी सेवा देने के लिए शनिवार को एकतरफा तरीके से तलब किया। सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाए गए तीनों आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल कैडर के हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होने वाली नियमावली के तहत लिया गया है, जबकि माना जा रहा है कि इस कदम के बाद ममता बनर्जी और बौखला सकती हैं। इधर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता बनर्जी से उखड़े हुए हैं। वे लगातार ममता बनर्जी को चेतावनी देते आए हैं। ममता बनर्जी बीजेपी को लगातार बाहरी पार्टी कहती हैं, जिसकी निंदा करते हुए धनखड़ ने उनसे ऐसी राजनीति से दूर रहने को कहा था जो राष्ट्रीय ताने बाने को कमजोर करती है। धनखड़ ने ममता बनर्जी को यह चेतावनी भी दी कि उन्हें संविधान के हिसाब से ही चलना होगा।
तो पश्चिम बंगाल में न ममता बनर्जी झुकने को तैयार हैं और न ही बीजेपी। दोनों ही पक्षों से बदला और बदलाव की तैयारी दिख रही है, जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों के हाशिए पर जाने का डर है। वैसे भी पश्चिम बंगाल में बीते कुछ सालों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भरपूर हो चुका है। किसका हिंदुत्व असली है और किसका नकली, अब इस पर बहसें हो रही हैं। जबकि कुछ सालों पहले तक उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे अहम होते थे, ये देखने वाली बात यहां यह होगी कि क्या विधानसभा चुनाव में जनहित के ऐसे मुद्दे प्रमुख स्थान पर रहेंगे या फिर सारा चुनाव हिंदू और मुसलमान, स्थानीय और बाहरी के नाम पर लड़ा जाएगा। वैसे भी खबर यह है कि 17 दिसंबर को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन 2 दिनों के बंगाल दौरे पर जाएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग बंगाल के चुनाव के लिए किसी भी तरह की ढील देने वाला नहीं है। आयोग अपनी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है। सूत्रों की माने तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपने दौरे के दौरान राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों और डीएम से मुलाकात करेंगे और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। यानी बंगाल में जल्द ही चुनाव का शोर सुनाई देने लगेगा। यही शोर कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि बिहार में सुना गया था, जिसमें बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक मजबूत गठबंधन बनाने से चूक गया और बाजी बीजेपी के हाथ में लग गई। अब बंगाल में भी विपक्ष का यही हश्र न हो जाए, यह चिंता एनसीपी के मुखिया शरद पवार को है, जिसके लिए उन्होंने खास नसीहत दी है। देखिए ये रिपोर्ट। दैनिक समाचार पत्र लोकमत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में एक सशक्त विपक्षी दल होना चाहिए, जिसे भाजपा की नीतियां मंजूर नहीं हैं और जिन्हें लगता है कि देश में प्रभावी विकल्प होना चाहिए, उन्हें समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने की भूमिका स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। वहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं। ऐसे में वहां कांग्रेस हो या वाम विचारधारा के लोग हों, जिन्हें भी बीजेपी मंजूर नहीं है, उनका ममता के विरोध में खड़ा होना बीजेपी को मजबूत बना रहा है। ऐसा अनेक राज्यों में हो रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति की इच्छा है कि एक बार सभी भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, प्रयास किया जाए कि क्या कोई सुधार हो सकता है। ऐसा प्रयास करना राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो शरद पवार की इन बातों से जाहिर होता है कि विपक्षी दलों में एकजुटता को लेकर नए सिरे से प्रयास शुरू हो गए हैं। वैसे पिछले आम चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने भी इस तरह की कोशिश की थी, आपको याद होगा, और ममता बनर्जी ने भी कोशिश की थी। एक मंच पर 20-22 विपक्षी दलों के नेता एक साथ खड़े भी हो गए, लेकिन फिर अपने अपने स्वार्थों के कारण सारी कोशिशें दरकिनार हो गईं। क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी दल अपना वर्चस्व कम नहीं होने देना चाहता है और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता है। बिहार चुनाव इस बात का साक्षी भी है कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों की महत्वाकांक्षा के आगे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी झुकने को तैयार नहीं हुए और इसका पूरा लाभ जो है, पूरा फायदा विपक्षी दल यानी कि बीजेपी को मिला। अब तक कांग्रेस को एक सशक्त विकल्प के रूप में देखा जाता था, लेकिन चुनाव दर चुनाव में मिलती हार और उसकी अंदरूनी खटपट कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रही है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि यह चर्चा भी चली कि यूपीए की बागडोर शरद पवार के हाथ आएगी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को इस विचार पर आपत्ति है। हाल ही में 80 बरस के हुए शरद पवार को लेकर पुराने राजनीतिक किस्से नए सिरे से सुनाए जाने लगे हैं और उनमें यही बात उभर कर सामने आ रही है कि कैसे कांग्रेस की दरबारी पॉलिटिक्स का शिकार हुए शरद पवार योग्य होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इस चर्चा के साथ ये बात भी उठने लगी है कि क्या अब वे यूपीए की बागडोर संभालेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना की ओर से ऐसा बयान आया था। खबरों के मुताबिक शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है, इसीलिए विपक्षी दलों को साथ आने और यूपीए को मजबूत करने की जरूरत है। अगर एनसीपी मुखिया शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने का कोई प्रस्ताव आता है तो शिवसेना उसका स्वागत करेगी, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया है। वैसे एनसीपी की ओर से गुरुवार को इस बात को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि ये सब मीडिया में आई बेबुनियाद चर्चाएं हैं और इस मामले पर यूपीए में शामिल दलों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस कानाफूसी से नाराज दिख रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने ट्वीट कर राउत के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। निरुपम ने कहा है कि दिल्ली से मुंबई तक राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने का शिगुफा उसी का हिस्सा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जब शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी में एकाग्रता की कमी है, तब भी कांग्रेस की ओर से इस पर सख्त ऐतराज जताया गया था। एनसीपी और कांग्रेस के बीच ये खींचातानी महाराष्ट्र की सरकार पर भी असर डाल सकती है।
तो एक तरफ शरद पवार विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष के प्रमुख दलों के बीच इस तरह की बयानबाजी चल रही है। ऐसा लगता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी समूचे विपक्ष को नए सिरे से सुनने की जरूरत है। उस लड़ाई में सारी रोटी बंदर के हाथ लग गई थी। आज देश की राजनीति उसी तर्ज पर चल रही है और देश को रोटी देने वाला किसान सड़क पर बैठा हुआ है कि इस रात की सुबह कब होगी। खैर, फिराक गोरखपुरी का एक शेर याद आता है कि उजले उजले से कफन में सहरे हिज्र फिराक, उजले उजले से कफन में सहरे हिज्र फिराक, एक तस्वीर हूं मैं रात के कट जाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।